हेलो दोस्तों। दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का बैच शुरू हो चुका है। एक बैच रनिंग में चल रहा है और दूसरा 12 मार्च से शुरू होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल और आप हमारे ऐप से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप संस्थान में आकर भी इंक्वायरी ले सकते हैं। बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाएंगे और ऐसे टीचर आपके बीच होंगे जो विषयों के विशेषज्ञ होंगे। दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। गुणवत्ता से हमने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और जितने भी फैकल्टीज आप लोगों को टीच करेंगे वो दोस्तों सारे कॉम्पिटिटर की तैयारी करने वाले होंगे और साथ ही साथ इस पढ़ाने के क्षेत्र में एक अपना विशेष अनुभव एक्सपीरियंस भी रखते होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज हम संविधान का पार्ट 3 लेके आए हैं। दोस्तों, हमने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 22 चैप्टर पढ़ने हैं। भारतीय संविधान के 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टरों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विभाजित किया गया है। 395 आर्टिकल हैं, 22 अनुसूचियां हैं। किस प्रकार से संविधान बना, संविधान के कौन कौन से सदस्य थे, अंतरिम सरकार क्या थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट पर हमने बात की और साथ ही साथ दोस्तों हमने जो हमारा प्रोविजनल जो मेंबर थे हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल में, उन पर भी हमने बात की। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इन सब टॉपिकों पर हम बात करते हुए संविधान के पार्ट 1 को पढ़ चुके थे। उसके बाद जो प्रिंसेसी हमारे पास थी रजवाड़े, उनका विलय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से भाषा आयोग बनता है, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है, हम पूरे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो संविधान का भाग 3 है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। जो ये फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों एग्जाम के साथ साथ मानव व्यवहार के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमें मालूम होना चाहिए हमारे मौलिक अधिकार कैसे हैं, हमारे मूल अधिकार कैसे हैं, किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान हमें मौलिक अधिकारों को देता है। दोस्तों, फंडामेंटल अधिकारों को मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही दोस्तों मूल अधिकार भी कहा जाता है और संविधान के जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आजादी की जो लड़ाई थी वो इन्हीं मौलिक अधिकारों से लेकर थी कि हमारे पास हमारी लड़ाई होनी, हमारी अधिकार होने चाहिए। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कहां होती है दोस्तों, एक बहुत कांग्रेस का चर्चित अधिवेशन हुआ था 1931 में। जो अधिवेशन था दोस्तों कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन में सबसे पहले सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप रखा था और जिस मौलिक अधिकारों का प्रारूप बनाया गया था वो दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा बनाया गया था। यहां से मौलिक अधिकारों की बात हुई। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार के सामने ये दस्तावेज रखा गया कि हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए। दोस्तों, जो ये मौलिक अधिकार है, जिस समय संविधान बना, जो हमारे पास मूल संविधान है, इस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 2 थी, 7 थी दोस्तों। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 क्यों हुई दोस्तों? हमने एक शेड्यूल पढ़ा था, 9वीं अनुसूची। जो 9वां शेड्यूल हमने पढ़ा था वहां भी हम इसको समझे थे दोस्तों। आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो एफ है और आर्टिकल जो 31 है,
यहां पर एक मौलिक अधिकार था जिसे वेल्थ ऑफ राइट्स कहा जाता था, यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। सरकार के पास इस वेल्थ ऑफ राइट्स को लेकर चुनौती आई और कुछ संशोधन तो 9वीं अनुसूची में जब जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उसमें जोड़े गए तो वहां पे संशोधन किया गया और उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को दोस्तों विधिक अधिकार बनाया गया और मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया। और आज दोस्तों हम इस संपत्ति के जो कानूनी अधिकार है, इस कानूनी अधिकार को संविधान के पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में इसको पढ़ते हैं। दोस्तों जब हम संविधान के पार्ट 12 पर आएंगे तब हम वेल्थ ऑफ राइट्स पर बात करेंगे। ये हटा दिया गया है और 19 का जो F है दोस्तों और आर्टिकल 31 है, इसे निरसित कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया है। अब दोस्तों एक एक आर्टिकल पर हम बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल क्या कहते हैं, इन एक एक आर्टिकलों पर हम बात करते हैं। पहले दोस्तों हमारे पास जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, उन 6 प्रकार के अधिकारों को हम समझते हैं कि कौन से 6 प्रकार के हमारे पास अधिकार हैं। पहला जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है वो है समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में चर्चा की गई है। हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि जो आर्टिकल 14 है क्या कहता है, आर्टिकल 14 से 18 तक किस प्रकार से ये आर्टिकल क्या क्या कहते हैं। हम एक एक आर्टिकल पे बारीकी से बात करेंगे। हम अपने व्यू ऑफ एग्जाम से के टॉपिक से इस पर बात करेंगे। दूसरा जो अधिकार है दोस्तों, ये अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। तीसरा दोस्तों हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है, ये है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 है। पांचवा दोस्तों हमारे पास संस्कृति या शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। और ये दोस्तों आर्टिकल 29, 30 में है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये है दोस्तों हमारे पास आर्टिकल 32। अभी दोस्तों सिर्फ हमने ये बात की कि हमारे पास जो 6 प्रकार के हमारे पास राइट्स हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आर्टिकल 12 छोड़ दिया, आर्टिकल 13 छोड़ दिया, आर्टिकल 33 छोड़ दिया, 34 छोड़ दिया, 35 छोड़ दिया। दोस्तों इनमें कुछ पर्टिकुलर बातें कही गई है दोस्तों, उन पर हम एक एक आर्टिकल पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से गए? ये दोस्तों
अमेरिका के संविधान से लिए गए। हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान सभा के सदस्यों ने, जो उस समय के सबसे टैलेंटेड व्यक्तित्व थे, उन्होंने विश्व के संविधानों का अध्ययन किया और विश्व के संविधान में जो जो उनको अच्छी चीजें लगी दोस्तों, उन्हें वो भारत के संविधान में ऐड करते गए। कहीं भाषा परिवर्तन करने पड़ा, कहीं शब्दों को परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन जो अच्छी चीजें लगी उनसे भारत का संविधान बना दोस्तों। तो फंडामेंटल जो राइट्स है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों एक एक आर्टिकल पर हम बात करते हैं, एक एक आर्टिकल क्या कहता है। सबसे पहला आर्टिकल, हम आर्टिकल 12 लेते हैं मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों में दोस्तों जो आर्टिकल 12 है यह राज्य की परिभाषा देता है। 3 आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों जो राज्य की परिभाषा देते हैं संविधान में। आर्टिकल 151, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12। ये राज्य को डिफाइन कर रहा है, ये राज्य की डिफिनेशन दे रहा है। राज्य कौन है दोस्तों? पूरा देश राज्य है। क्या परिभाषा दे रहा है, किस प्रकार की परिभाषा दे रहा है? ये फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में परिभाषा दे रहा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। और राज्य के अंदर आता क्या है? जितने भी प्राइवेट, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान है दोस्तों, ये सारे राज्य के अंदर आते हैं। हम जहां से इस क्लास को इस समय लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये क्लास भी राज्य के अंतर्गत आती है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये राज्य को परिभाषित करता है, राज्य की परिभाषा देता है। और राज्य क्या है? राज्य के अंतर्गत समस्त जितने भी संस्थान है वो संस्थान आते हैं। और उन संस्थानों में दोस्तों फंडामेंटल राइट से संबंधित जो परिभाषा है, कैसे फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, वो आर्टिकल 12 कहता है दोस्तों। दूसरा आर्टिकल दोस्तों हमारे पास आर्टिकल 13 है। बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों संविधान में, फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच माना जाता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मेरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता हो, या मेरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, या इनका हनन करता हो। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो दोस्तों आर्टिकल 13 को आधार मानते हुए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह आर्टिकल जो है, यह आर्टिकल कह रहा है जो राज्य है, राज्य कोई भी, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है। बार बार यहां से प्रश्न बनते हैं, आप पिछले एग्जाम पेपर को उठा के देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राज्य कोई भी, आसान भाषा में, कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा जो मेरे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। यह आर्टिकल कह रहा है दोस्तों राज्य कोई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मेरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा हो, उनका उल्लंघन कर रहा हो, उनका हनन कर रहा हो। यदि इस प्रकार की राज्य किसी भी विधि को बनाता है तो आर्टिकल 13 को आधार मानते हुए उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और दोस्तों न्यायालय में हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे पहला आधार आर्टिकल 13 है। तो आर्टिकल 13 दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच है। ये फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच है दोस्तों। कैसा सुरक्षा कवच है? जिस प्रकार से हमारे पास अपार्टमेंट होते हैं और अपार्टमेंट में बहुत सारे घर होते हैं और अपार्टमेंट के गेट पर एक गार्ड होता है, जिस गार्ड की जिम्मेदारी उस अपार्टमेंट के प्रत्येक फैमिली की देखभाल करना है, सुरक्षा करना है। उसी तरीके से आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, प्रत्येक एक एक आर्टिकल की रक्षा करता है। और जब प्रत्येक एक एक आर्टिकल की रक्षा करता है दोस्तों, तो इसे फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो कोई भी ऐसी विधि नहीं बनेगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा हो, क्योंकि दोस्तों हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, चाहे वो हमारा भौतिक पहलू हो जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, और चाहे हमारा आध्यात्मिक पहलू हो, उन पहलुओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारे लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। और मौलिक अधिकार देश का, ये संविधान क्या कह रहा है? संविधान डायरेक्ट कह रहा है कि मैं अपने देश के नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार दे रहा हूं, और इन मौलिक अधिकारों का यदि कोई हनन करता है तो इस देश की न्यायपालिका से कह रहा है आप संरक्षण दोगे, आप प्रोटेक्शन दोगे, और आप प्रोटेक्शन देने का काम करोगे। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, ये भी हमें प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो अभी तक यहां पे पढ़ा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा वेल्थ ऑफ राइट्स यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, और संविधान के भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A में इसको डाला गया है। उस टॉपिक पर हम वहां बात करेंगे। हमने फिर पढ़ा दोस्तों हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जिसमें चर्चा की गई है। दूसरा हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम हमारे पास है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 और 24 में जिसकी चर्चा की गई है। फिर हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। फिर हमारे पास शिक्षा संस्कृति का अधिकार है 29-30 के बीच। फिर हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये हमारे पास दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकार दोस्तों स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकार अस्थायी है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों से संबंधित पार्लियामेंट कानून बना सकती है। राष्ट्रीय जो आपात है आर्टिकल 352 दोस्तों यदि लागू होता है नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 21 आर्टिकल जो 20 और 21 है, इनके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों वो क्यों किए जाते हैं, इन पे हम जब एक एक आर्टिकल आएगा उस पर बात करेंगे। एक हमारा जो टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स का बेसिक टॉपिक, ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा दोस्तों समानता का अधिकार। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। पहला जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, वो राइट्स है समानता का अधिकार।
राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, एक एक आर्टिकल लेना है दोस्तों। आर्टिकल 51 तक हमें एक एक आर्टिकल लेना है। आर्टिकल 51 के बाद हमें आर्टिकल नहीं लेने हैं। आर्टिकल 51 के बाद दोस्तों हमें टॉपिक लेने हैं, और टॉपिक के बीच जो आर्टिकल आएगा उस पर हमें बात करनी है। तो दोस्तों, समानता के अधिकार का पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के सम्मान, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। पहली बात कह रहा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता। और दूसरी बात कह रहा है विधि के समक्ष सम्मान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर द प्रोटेक्शन। दो बातें कह रहा है दोस्तों। पहली बात कह रहा है विधि के समक्ष समानता। किस प्रकार की समानता देगा विधि के समक्ष? दोस्तों, कभी कभी हम फिल्म देखते हैं, जब वहां पे जज डिसीजन दे रहा होता है तो कैमरा एक पिक्चर की तरफ फोकस करता है, और उस पिक्चर की तरफ क्या फोकस करता है? एक पिक्चर दिखाई देती है, और दोस्तों उस पिक्चर में उस पिक्चर की आंखों पर काली पट्टी होती है। ये काली पट्टी क्या दिखा रहा है? ये काली पट्टी विधि के समक्ष समानता को दिखा रहा है। दूसरा दोस्तों, एक तराजू होता है, और तराजू के दोनों पलड़े आपस में बराबर लेवल पे झूल रहे होते हैं। ये प्रोटेक्शन को दिखाता है। तो विधि के समक्ष जो समानता है, ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष जो संरक्षण है, ये अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता यूनाइटेड किंगडम से है, और विधि के समक्ष समानता यूएसए से है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान देने हैं दोस्तों। आर्टिकल समानता के अधिकार का पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 कह रहा है दोस्तों, पहली बात विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात कह रहा है कि जो ये विधि है, इस विधि के समक्ष सम्मान संरक्षण मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर दिया जाएगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, और विधि के समक्ष समान संरक्षण जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका से। दूसरा आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 कह रहा है राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह कह रहा है कि जो राज्य है, धर्म, जाति, लिंग और मूल स्थान के आधार पर राज्यों के बीच भेद नहीं करेगा। दोस्तों, फिर भी भेद करता है।
जाति के आधार पर रिजर्वेशन, लिंग के आधार पर रिजर्वेशन, जन्म स्थान के आधार पर रिजर्वेशन है, और हम कहेंगे कि राज्य भेद कर रहा है। दोस्तों, ये भेद के अंदर नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के विकास के साथ साथ जिस समुदाय का विकास नहीं हो पाया और राष्ट्र के नेतृत्व में, राष्ट्र में इनका पूर्ण नेतृत्व जो बनना चाहे था वो नहीं बन पाया और ये पिछड़ गए, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये व्यवस्था की गई। क्योंकि आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन की बात भी करता है। आर्टिकल 14 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। आर्टिकल जो 15 है दोस्तों, इसका 4 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 15 के 1 2 3 को हम छोड़ रहे हैं। आर्टिकल 15 का 15 बहुत महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ये जितने जो पिछड़े वर्ग है, इनको जो असामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। और शिक्षण संस्थानों में इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? फिर बात वही है कि समय के साथ साथ जिस तरीके से शिक्षा की गति बढ़ी, उस गति के साथ साथ इस समुदाय की शैक्षणिक गति नहीं बढ़ पाई, इसलिए यहां पे इनको छूट और रिजर्वेशन दिया गया। इसमें दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है आर्टिकल 15 का 6, जिसमें ईडब्ल्यूएस को डाला गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से सामान्य जाति के, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए 10% दोस्तों आरक्षण किया गया। और ये जो 10% का आरक्षण दोस्तों इसमें डाला गया, ये 10% का आरक्षण 103 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 2019। तो आर्टिकल 15 के ये 3 विशेष टॉपिक आपको ध्यान देने हैं। आर्टिकल 15, 15 का 4 और 15 का 6, जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है सामान्य वर्ग का, उसके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। और रिजर्वेशन किस में दिया गया है? रिजर्वेशन दोस्तों शिक्षण संस्थानों में दिया गया। ये रिजर्वेशन दिया गया है शिक्षण संस्थानों में। तो दोस्तों ये समानता के अधिकार का 2 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों। आपके पास कथन और कारण में क्वेश्चन बनेंगे। आज कथन और कारण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्जामिनर चेक करने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। कथन और कारण में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके पास कथन में आएगा, आर्टिकल 14 से आएगा कि विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद दोस्तों कारण में आएगा कि आर्टिकल 15(6) में सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से, सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उसके लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद ऑप्शन आएगा केवल कथन सही है, दूसरा ऑप्शन आएगा केवल कारण सही है, तीसरा ऑप्शन आएगा कथन और कारण सही है, और चौथा ऑप्शन आएगा दोस्तों कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है दोस्तों। तो कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको दोस्तों तैयार रहना है। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों 16 कह रहा है लोक नियोजन
सरकारी विभाग, पब्लिक एम्प्लॉय में, या इसको दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कर रहा है दोस्तों। राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी नौकरी में अवसर की समानता देगा, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर जो सरकारी नौकरी में उसमें एक समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। यहां भी दोस्तों आर्टिकल 16 के 4 पर हमें बात करनी है। 16 का 4 कह रहा है, फिर जो पिछड़ा वर्ग है, और पिछड़े वर्ग में दोस्तों महिलाएं आ गई, SC ST आ गया, OBC आ गया, इनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा ताकि इनका भी एक मजबूत प्रतिनिधित्व यहां नेतृत्व कर सके, इनका प्रतिनिधित्व यहां मजबूत हो सके। तो आर्टिकल 16 के 4 में, आर्टिकल 15 के 4 में शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ग के लिए रिजर्वेशन था, और आर्टिकल 16 के 4 में सरकारी नौकरी में यहां रिजर्वेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल हमने कहा जिस तरीके से हमने 6 को पढ़ा उसी तरीके से 15 के 6 को पढ़ा, उसी तरीके से हम EWS को यहां भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग का, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य जाति का आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उस कमजोर वर्ग के लिए यहां भी 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वही है दोस्तों, 103, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वही है। तो दोस्तों यहां भी 3 हमें ये ध्यान देने हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारे पास है, कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो क्लास लंबी ना हो, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों 17 कह रहा है अस्पृश्यता। 17 दोस्तों अस्पृश्यता की बात कर रहा है। और अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देगा। अनटचेबिलिटी को किसी भी सार्वजनिक स्थान, कोई पार्क हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कहीं भी हो दोस्तों, इसे जमीन पर कहीं भी हो, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो दोस्तों कानूनी अपराध होगा, वो दंडनीय होगा। और उसके लिए सरकार ने दोस्तों 1955 ईस्वी में एक कानून बनाया था, 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, और इसका नाम बदलकर दोस्तों 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, जिसे कर दिया गया सिविल संरक्षण अधिनियम। और इसके तहत अस्पृश्यता से संबंधित, अनटचेबिलिटी से संबंधित रूल डाले गए। इस अस्पृश्यता से संबंधित जो कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इसके तहत कानून बनाती है, और कानून आर्टिकल 35 के तहत बनाती है।
तो दोस्तों 35 के तहत तो पूरे फंडामेंटल राइट्स पे कानून बनाएगी। तो यहां आपको ध्यान देना है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955, नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिनियम किया गया 1976, और अस्पृश्यता जिसे छुआछूत कहा जाता है, जिसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है दोस्तों, वो आर्टिकल 17 में दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात कही गई है। कोई भी व्यक्ति किसी को उपाधि नहीं देगा, कोई टाइटल नहीं देगा किसी को, कोई टाइटल अपने आप खुद नहीं ले सकता है। लेकिन दोस्तों दो जगह टाइटल ले सकता है, उपाधि ले सकता है। एक आर्मी से रिटायर होने के बाद कर्नल अपने नाम के आगे लगा सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल लगा सकता है, सूबेदार मेजर लगा सकता है, सूबेदार लगाया जा सकता है। ये सारी आर्मी के अंदर ये उपाधियां, ये टाइटल अपने नाम के आगे लगा सकता है। ये फैसिलिटी इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो आर्मी पर्सन होता है वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को इस देश की सुरक्षा के लिए देता है, इसलिए आर्मी में उपाधि ली जा सकती है। उच्च शिक्षा में भी उपाधि ली जा सकती है दोस्तों। कोई रिसर्च करता है वो अपने नाम के आगे से डॉक्टर लगा सकता है, क्योंकि वो एक नई थ्योरी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए दे रहा है। तो दोस्तों आर्मी और शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं ली जा सकती है। यदि कोई विदेशों से उपाधि लेनी है, किसी व्यक्ति को कोई अदर देश, भारत से बाहर किसी को डॉक्टर की उपाधि देना चाहता है या उपाधि लेनी है, तो राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। दोस्तों 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्म पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार, ये प्राइज जो है, ये पद्म पुरस्कार या भारत रत्न है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये व्यक्ति का सम्मान है। ये व्यक्ति का सम्मान है। यदि किसी व्यक्ति ने विशेष क्षेत्र में राष्ट्र का नाम ऊंचा किया हो या विश्व के पटल पर राष्ट्र का गौरव, मान, सम्मान को बढ़ाया हो, या देश के अंदर कोई विशेष कार्य किया हो, चाहे वो कला से हो, संस्कृति से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, उनके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये उपाधि में नहीं आएंगे, ये व्यक्ति का सम्मान है। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार और भारत रत्न उपाधि में नहीं आते हैं। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 18 और फंडामेंटल राइट्स। आज फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों हमने पार्ट 3 पढ़ा है, और पार्ट 3 का ये पहला पार्ट मान के चलो। कल हम दूसरे पार्ट के साथ आपके बीच होंगे। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 2015-16 में आई थी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की कोई विज्ञप्ति नहीं आई। तो दोस्तों यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं विषय के विशेषज्ञों के माध्यम से, आप हमारे दून क्लासेस के YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे फैकल्टीज पढ़ाती है। और साथ ही साथ दोस्तों आप 7 दिन का फ्री डेमो भी हम क्लास में दे सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से क्लास चलेगी और फ्री डेमो आपका होगा, ताकि आप एक बेहतरीन क्वालिटी वाले फैकल्टी को से पढ़ सके। और सबसे पहले बड़ी बात यह है दोस्तों, आप फैकल्टी को चेक कर सके, आप फैकल्टी को समझ सके। तो दोस्तों जब तक के लिए हम आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। Damn.